चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं समावेशी कक्षा। देखिए दोस्त, जैसा कि आपसे मैंने 5वें लेक्चर में ही चर्चा की थी कि हम भाषा की कक्षा की बात करेंगे, जिसमें 3 कक्षा की बात करेंगे, बहुभाषी कक्षा, बहुसांस्कृतिक कक्षा और समावेशी कक्षा। तो 2 लेक्चर की चर्चा हमने कर ली है, बहुभाषी कक्षा और बहुसांस्कृतिक कक्षा। आज तीसरा लेक्चर हम आपके लिए लेकर के आए हैं, समावेशी कक्षा। देखिए दोस्तों, यदि समावेशी, पहले समावेशी कक्षा क्या है इसकी बात ही छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आइए पहले चर्चा करते हैं समावेशी क्या है। तो अगर हम समावेशी शब्द पर गौर करें तो हम पाएंगे कि समावेश में ई लगने से समावेशी बनता है। ई प्रत्यय लगता है किसमें? मूल शब्द है समावेश। समावेश का मतलब ही होता है एकत्र होना। समावेश का मतलब क्या होता है? एकत्र होना, समाहित होना। तो मेरे दोस्त, एक चीज ध्यान रखिए, समावेशी शब्द ही हमें यह बता देता है कि इसमें कुछ न कुछ एकत्र होगा, एक साथ होगा, इकट्ठा होगा। तो अब यदि कक्षा की बात करें तो समावेशी कक्षा का वहां मतलब क्या हो सकता है? तो दोस्त, वहां समावेशी कक्षा का मतलब हो सकता है वह कक्षा जिसमें अलग अलग तरह के बालकों का समावेश हो। वह कक्षा जिसमें अलग अलग तरह के बालकों का समावेश हो, वो कहलाती है समावेशी कक्षा। अब आपके मन में तुरंत यह जिज्ञासा उठी होगी कि अलग अलग तरह के बालकों का अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है। तो दोस्तों, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप खुद इस बात को महसूस कर सकते हैं। अपने को एक अध्यापक के तौर पे रखिए कि एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की मानसिक क्षमता एक बराबर नहीं होती है। कुछ उसमें मंद बुद्धि बालक होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कुछ सृजनशील बालक होते हैं, कुछ सामान्य बालक होते हैं, कुछ विकलांग बालक होते हैं। ठीक, तो अलग अलग तरह की प्रतिभा और अलग अलग तरह की शारीरिक और मानसिक क्षमता के, अलग अलग तरह की शारीरिक और मानसिक क्षमता के विद्यार्थी एक कक्षा में उपस्थित होते हैं। तो इन्हीं को संयुक्त रूप से कहते हैं समावेशी कक्षा। उम्मीद करता हूं आप मेरा मैटर समझ गए होंगे। आइए परिभाषा देखते हैं। वह कक्षा जिसमें मंद बालक का मतलब है मंद बुद्धि बालक, सृजनशील बालक, प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, विकलांग बालक तथा सह शिक्षा अर्थात लड़कियां भी एक ही कक्षा में, बालक बालिकाएं दोनों पढ़ेंगी, ये बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, उसे समावेशी कक्षा कहते हैं। वही मेन चीज जो मैंने आपको समझाई दोस्त कि समावेशी कक्षा का मतलब है जहां शारीरिक और मानसिक क्षमता, अलग अलग शारीरिक और मानसिक क्षमता के बालक एक साथ एक कक्षा में बैठकर पढ़ते हैं, वह कक्षा कहलाती है समावेशी कक्षा। उसमें कुछ प्रतिभाशाली, देखिए प्रतिभाशाली बालक का मतलब क्या है? मनोविज्ञान में सर ने आप लोगों को खूब पढ़ाया होगा, हम केवल अपने काम भर की बात करेंगे। प्रतिभाशाली बालक वह बालक होता है जो किसी चीज को बताते ही बहुत तेजी से कैप्चर कर लेता है, कवर कर लेता है। दूसरा बालक होता है सृजनशील। देखिए सृजनशील बालक का मतलब कतई यह नहीं है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है। वो किसी भी चीज को अलग, परंपरा से अलग हटकर सोचने में विश्वास करता है। जैसे मैं आपको सिंपल सा उदाहरण दूं, आजकल आप लोगों ने देखा होगा धीरे धीरे कि जब सुराही मार्केट में बिकती हैं तो कुछ सुराहियां ऐसी भी बिकती हैं जिनमें टोटी लगी होती है। अब देखिए, यही है सृजनशीलता का पहचान कि लोग सामान्य रूप से सुराही बनाते चले जा रहे थे, लेकिन एक सृजनशील कुम्हार आया जिसने सोचा कि यार सुराही से पानी निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसमें भी नल की तरह से एक टोटी लगा दी जाए, जिससे आसानी से आदमी टोटी खोले, पानी निकाले और फिर टोटी बंद कर दे। तो उसने सृजनशीलता दिखाई। तो ये सृजनशील बालक पढ़ने में बहुत तेज हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो किसी भी चीज को करने में परंपरा से हटकर सोचने में विश्वास करता है। तीसरा, जब आप मंद बुद्धि बालक की बात करते हैं तो मैंने बताया ही, जो चीज को देर से समझता है, कमजोर होता है समझने में। सामान्य बालक जो एक निश्चित ढर्रे पर, एक निश्चित गति पर सामान्य रूप से समझता है, वो सामान्य बालक होता है। विकलांग बालक आप जान ही रहे हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बालक,
ठीक है। और सहशिक्षा माने स्त्रियां और मतलब लड़कियां लड़के एक साथ पढ़ेंगे। तो जहां इस तरह के बालक और बालिकाएं एक साथ एकत्र होते हैं उस कक्षा को कहते हैं समावेशी कक्षा। लेकिन यहां जो एक प्रश्न बनता है, बहुत जबरदस्त यह प्रश्न पूछा भी गया है कि क्या समावेशी कक्षा में पूर्ण रूप से अंधे और गूंगे और बहरे बालकों को शामिल किया जाता है? तो नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। समावेशी कक्षा में पूर्ण रूप से अंधे, गूंगे एवं पूर्ण रूप से बहरे बालकों को शामिल नहीं किया जाता। तो याद रखिएगा, विकलांग में पूर्ण रूप से अंधे, पूर्ण रूप से बहरे और पूर्ण रूप से गूंगे जो है, या IQ लेवल 0 के बालक जो होते हैं उनको समावेशी कक्षा में शामिल नहीं किया जाता। यह स्वयं में एक प्रश्न है। अब आइए हम बात करते हैं समावेशी कक्षा की महत्वपूर्ण बातें। दोस्त देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में प्रत्येक कक्षा में मैं एक कॉमन बात करता चला आया हूं, 5वें में, 6वें में, कि चाहे बहुभाषी कक्षा हो, चाहे बहुसांस्कृतिक कक्षा हो, ये आरंभ में अध्यापक के लिए एक चुनौती है और बाद में एक संसाधन बन जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह से समावेशी कक्षा भी आरंभ में अध्यापक के लिए एक चुनौती होती है, क्योंकि यदि वह एक विशेष प्रकार के बालक को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करे तो दूसरे बालक कक्षा में रुचि नहीं लेंगे। अब आइए जरा इस पॉइंट को व्याख्यायित करते हैं। दोस्त मान लीजिए टीचर एकदम मंद बुद्धि बालक को ध्यान में रख करके बिल्कुल क ख ग घ से पढ़ाना शुरू कर रहा है। अब ऐसी अवस्था में जो प्रतिभाशाली बालक है वो उबने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को पहले से जानता है। अब अगर अध्यापक उसी लेवल पर पढ़ाकर छोड़ दे तो प्रतिभाशाली बालक को तो कुछ नया मिलेगा नहीं, और नया मिलेगा नहीं तो धीरे धीरे उसकी कक्षा में रुचि समाप्त हो जाएगी। अगर अध्यापक प्रतिभाशाली बालक को ध्यान में रखे और बहुत अपर लेवल का पढ़ाना शुरू करे तो जो मंद बुद्धि बालक है, जो सामान्य बालक है, उसके सर के ऊपर से गुजर जाएगा मैटर, उसे समझ में ही नहीं आएगा। और जब उसे समझ में नहीं आएगा तो वो धीरे धीरे कक्षा में रुचि लेना बंद कर देगा। ठीक, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? वास्तव में समावेशी कक्षा अध्यापक के लिए एक चुनौती है, क्योंकि अगर एक विशेष प्रकार के बालक को ध्यान में रखकर अध्यापक शिक्षण कार्य करे तो दूसरे तरह के बालक कक्षा में रुचि लेना बंद कर देंगे। अब ऐसे में एक कक्षा में अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो पता चला 10 बच्चे तो सीख रहे हैं, 10 बच्चों का इंटरेस्ट क्लास में बना हुआ है, लेकिन 40 बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी कक्षा को तो कभी भी अच्छी कक्षा नहीं कहा जाएगा। क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में भी बात किया था आपसे कि अगर आपकी कक्षा में 300 बच्चे हैं और 298 अच्छे से पढ़ रहे हैं, केवल 2 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो कक्षा भी अच्छी नहीं है। 300 में 300 को पढ़ना चाहिए। तो अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो देखिए दोस्त, इसीलिए हर अध्यापक को यह कहा जाता है कि आप बिल्कुल जीरो से टॉप जो है, आप बिल्कुल जीरो से शुरू करके और शून्य से शिखर तक जाइए। मतलब बिल्कुल जीरो से शुरू करके और ऊपर तक जाइए। क्यों? जीरो से शुरू करेंगे तो मंद बुद्धि बीच में आएंगे जो है तो आ जाएगा सामान्य बालक, और शिखर पर जाएंगे तो प्रतिभाशाली, तो तीनों का समावेशन हो जाएगा। इसलिए अध्यापक को बिल्कुल शून्य से शुरू करके शिखर तक जाना चाहिए। ये नहीं है कि बीच में कहीं से भी कि पिछली कक्षा में आप इतना पढ़ करके आए हैं, चलिए हम इसके आगे की बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि अध्यापक को अलग अलग तरह की, क्यों आपको शिक्षण पढ़ाया जाता है? कभी सोचा आपने शिक्षण क्यों पढ़ाया जाता है? आपको शिक्षण इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको शिक्षण तकनीक का ज्ञान हो और आप अपनी कक्षा में उन तकनीकों का प्रयोग करके कक्षा को रुचिकर रोचक बनाए रखें। तो अध्यापक को चाहिए कि वो अलग अलग शिक्षण तकनीक का प्रयोग करे, जिससे कि वह एक लेवल के बच्चे को ध्यान में रख रहा है तो दूसरे को भी उसमें शामिल कर लिया जाए। तो जब अलग अलग शिक्षण तकनीक का प्रयोग अध्यापक करेगा तो वो प्रत्येक प्रकार के बालक को कक्षा में शामिल कर लेगा, और ऐसे में उसकी कक्षा एक संसाधन हो जाएगी, ऐसे में उसकी कक्षा एक आदर्श कक्षा हो जाएगी और प्रत्येक प्रकार का बच्चा उस कक्षा में रुचि लेगा। नेक्स्ट,
समावेशी कक्षा में अध्यापक को समावेशी कक्षा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल वही जो बात मैंने अभी कही, दोनों पॉइंट को मैंने एक साथ कवर कर लिया। भाई जब आपको पता होगा कि हमारे में ऐसे ऐसे, अब आप अगर आज तक आपने नहीं जाना कि समावेशी कक्षा क्या होती है तो आपको क्या पता कि कक्षा में ये बातें भी होती हैं। लेकिन जब आज आपने जान लिया कि समावेशी कक्षा क्या होती है तो अब जब भी आप अध्यापक बनकर कक्षा में जाएंगे तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आएगी कि यार यह कक्षा एक समावेशी कक्षा हो सकती है। इसलिए मुझे प्रत्येक बालक को ध्यान में रख करके एक ऐसी रणनीति से, एक ऐसी स्ट्रेटजी से पढ़ाना है कि हर तरह के बालक को मैं संतुष्ट कर लूं। तो इसलिए समावेशी कक्षा का पूर्ण ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए। आइए दोस्त नेक्स्ट बात करते हैं। समावेशी कक्षा में अध्यापक को चाहिए, समावेशी कक्षा में अध्यापक को चाहिए कि प्रत्येक प्रकार के विद्यार्थियों को प्रतिभा प्रदर्शन का पूर्ण अवसर उपलब्ध हो, जिससे वह हीन भावना का शिकार न हो। देखिए समावेशी कक्षा का यह भी एक जो है बड़ा ही सामान्य सा नियम है। क्यों? अगर मान लीजिए कक्षा की प्रत्येक गतिविधि, कक्षा की प्रत्येक बातें यदि वह केवल प्रतिभाशाली बालकों के साथ करता रहे, सृजनशील बालकों के साथ करता रहे और वह मंदबुद्धि बालक या सामान्य बालकों को किसी भी गतिविधि में या किसी भी अन्य चीज में शामिल न करे तो वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हीन भावना का शिकार हो जाएगा। और वो ये सोचे कोई भी एक्टिविटी का नाम लिया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, वो एकदम शांत रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि गुरुजी हमें तो लेंगे नहीं, हमारा तो इसमें पार्टिसिपेशन होना नहीं है, तो हम क्यों खामखा परेशान हो, काहे लिए अपना सर खपाएं, बाबा जिसको जो करना है कर लो। तो इसलिए अध्यापक को चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को जो है कक्षा की गतिविधियों में शामिल रखे, जिससे कोई भी बच्चा हीन भावना का शिकार ना हो। बस जहां प्रतिभाशाली बालक की जरूरत है वहां प्रतिभाशाली को रखिए, जहां मंद बुद्धि की काम चल सकता है वहां मंद बुद्धि को रखिए। क्यों? अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्त, हम बार बार अगर मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली और इस तरह के बालकों की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक नकारात्मक सोच भी बैठ रही होगी कि यार ये कक्षा में ये इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों? ये दुर्व्यवहार नहीं है, एनसीएफ कहता है ये कक्षा की सत्यता है और इस सत्यता से टीचर को अवगत होना चाहिए। जब वह इस सत्यता से अवगत होगा तभी वो मंद बुद्धि बालकों, सामान्य बालकों के विकास के लिए पर्याप्त कार्य कर पाएगा। यदि टीचर को यह पता ही नहीं है कि यह मंद बुद्धि बालक है तो वो कैसे उसके साथ उस तरह का व्यवहार करेगा? भाई आप खुद बताइए, यदि डॉक्टर को पता ही न चले, आप जाकर केवल ये कहिए कि मुझे दर्द हो रही है, तो साहब दर्द तो सर में भी हो सकता है, दर्द पेट में भी हो सकता है, दर्द पांव में भी हो सकता है, दर्द हाथ में भी हो सकता है, दर्द दांत में भी हो सकता है, दर्द तो साहब कहीं भी हो सकता है। अब आपको अध्यापक सर दर्द की दवा दे कि पेट दर्द की दवा दे कि दांत दर्द की दवा दे, काहे की दवा दे अध्यापक? तो सॉरी डॉक्टर। तो इसी तरह से यदि अध्यापक को भी ये एक एक चीज का क्लियरिफिकेशन होगा उसके पास कि ये मंद बुद्धि है, ये सृजनशील है, ये प्रतिभाशाली है, तो वो उसी के अनुरूप उनके विकास के लिए कार्य कर पाएगा। तो इसे कतई नकारात्मक न लें कि ये अलगाव का भाव है या हीन भावना है। जब अध्यापक इस सत्य से रूबरू होगा तभी वह उनके अनुरूप उनके विकास के लिए कार्य कर पाएगा और यह अध्यापक की ड्यूटी है कि उनको ऊपर ले जाने के लिए सतत प्रयास करता रहे। अगली चीज, समावेशी कक्षा में अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, अतः अध्यापक उनकी क्षमता के अनुसार गृह कार्य दे सकता है। देखिए हम दो पॉइंट एक साथ पढ़ेंगे और दोनों को एक साथ डिस्क्राइब करेंगे। पांचवा पॉइंट कहता है समावेशी कक्षा में कक्षा कार्य भी बालकों की प्रतिभा के अनुसार होना चाहिए। जैसे यदि मंद बुद्धि बालक को 10 मिनट में करने के लिए 5 प्रश्न दिए जाते हैं तो प्रतिभाशाली बालक को 10 मिनट में करने के लिए 10 प्रश्न दिए जा सकते हैं। देखिए कक्षा में दो तरह के कार्य होते हैं, एक कक्षा कार्य होता है, एक गृह कार्य होता है, होमवर्क, क्लास वर्क। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि अध्यापक को यह पता है कि यह मंद बुद्धि बालक है, यह प्रतिभाशाली बालक है, तो अध्यापक उसके अनुरूप उससे कक्षा कार्य और गृह कार्य करा सकता है। इसकी छूट उसे एनसीएफ देता है। एनसीएफ यह कहता है कि लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पूरे साल वही कराते रहिए। ये कतई मत ध्यान में रखिएगा कि नहीं अब उसको 3 क्वेश्चन कराना है, पूरे साल 3 प्रश्न करेगा। शुरू में ऐसा कर सकते हैं आप ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे ना। अब भाई किसी की भार ढोने की क्षमता 5 किलो है और शुरू में ही आप उस पर 15 किलो लाद दिए तो वो टूट जाएगा,
वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि 3 किलो वाले को आप धीरे धीरे 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, फिर धीरे धीरे 3.5 किलो, 4 किलो करेंगे तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि वह 15 किलो का भार ढोलेगा। बस यही कॉन्सेप्ट कहता है एनसीएफ कि बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार गृह कार्य और कक्षा कार्य दीजिए, लेकिन बच्चे के विकास के लिए सतत प्रयास करते रहिए। मैंने कहा ना कि ये नहीं कि बच्चा पूरे साल 3 क्वेश्चन करे। आज वो 3 क्वेश्चन कर रहा है, अगले महीने 4 क्वेश्चन करेगा, उसके अगले महीने 5 क्वेश्चन करेगा और क्लास के अंत तक आते आते वो प्रतिभाशाली बालक की तरह 10 क्वेश्चन करने लगेगा। तो इसलिए एनसीएफ कहता है कि शुरू में यदि आप बच्चे को कक्षा कार्य दे रहे हैं, गृह कार्य दे रहे हैं, तो वो गृह कार्य आप उसकी क्षमता के अनुसार उसे दे सकते हैं। जैसे प्रतिभाशाली बालक है तो उसे ज्यादा गृह कार्य दे सकते हैं, जो मंद बुद्धि बालक है उसे उसकी अपेक्षा कम गृह कार्य दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रयास सदा आगे बढ़ने का होते रहना चाहिए। दूसरी चीज, कक्षा कार्य भी करा सकते हैं। अब एक बात बताना बेटे, अगर मान लीजिए आपने कक्षा में मंदबुद्धि बालकों को ध्यान में रख करके 10 मिनट में करने के लिए केवल 5 प्रश्न दिया और जो प्रतिभाशाली बालक है वो 3 मिनट में, 2 मिनट में प्रश्न कर लिया, 5 ठो 3 मिनट में कर लिया, अब वो 2 मिनट खुरापात करेगा कि नहीं, क्लास को डिस्टर्ब करेगा कि नहीं, दूसरे बच्चों को परेशान करेगा कि नहीं। लेकिन यदि जो मंद बुद्धि है वो तो बेचारा लगा रहेगा उसी में, उसको तो समय फिर भी कम पड़ जाएगा, उसी में समय कम पड़ जाएगा। तो अगर आपने प्रतिभाशाली को 10 मिनट में 10 क्वेश्चन दिया, मंद बुद्धि को 10 मिनट में 5 क्वेश्चन दिया, तो दोनों पहली बात तो पर्याप्त समय तक प्रश्न करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो मंद बुद्धि बालक है अगर वो 5 मिनट में 5 क्वेश्चन का उत्तर दे लेता है तो उसका प्रोत्साहन बढ़ेगा और धीरे धीरे हम उसे 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 करके एक दिन ऐसा आएगा जब प्रतिभाशाली के बराबर ला देंगे और प्रतिभाशाली भी अपनी जगह स्थिर रहेगा, उसको भी कहीं भी जो है दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए होमवर्क और क्लास वर्क ये दोनों बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार आरंभ में दिया जा सकता है, कराया जा सकता है। अगली चीज, समावेशी कक्षा में छात्र छात्राएं साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करती हैं, अतः दोनों के अनुसार शिक्षण कार्य होना चाहिए। देखिए बहुत अच्छी चीज ये भी है कि जो समावेशी कक्षा है, समावेशी कक्षा को सहशिक्षा भी कहते हैं। देखिए याद रखिएगा, प्रश्न कई बार यह डायरेक्ट पूछ लेता है कि सहशिक्षा क्या, सहशिक्षा जो है वो समावेशी कक्षा में शामिल होती है कि नहीं, तो बिल्कुल शामिल होती है दोस्त। समावेशी कक्षा का मतलब है कि वह कक्षा जहां स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़कियां एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। तो जब लड़के लड़कियां एक साथ बैठकर पढ़ते हैं तो अध्यापक को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हो जिससे दोनों के अनुरूप जो है शिक्षण कार्य किया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि आप बालक वर्ग को ही प्राथमिकता दें या कहीं ऐसा ना हो कि आप केवल बालिका वर्ग को ही प्राथमिकता दें। ऐसा हो कि दोनों को एक साथ लेकर के शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। अगला, सामूहिक कक्षा में अध्यापक को चाहिए कि अलग अलग, देखिए सामूहिक कक्षा में अध्यापक को चाहिए कि जो बच्चा, क्षमा करें सामूहिक को हम समावेशी करते हैं, ये लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया। तो समावेशी कक्षा में अध्यापक को चाहिए कि जो बच्चा अलग रहना पसंद करते हैं उन्हें अधिक से अधिक सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। देखिए आप लोग महसूस करते होंगे जब आपने क्लास में हाई स्कूल, इंटर, 8वीं, 9वीं, 6वीं, 5वीं पढ़ा होगा तो हर कक्षा में कुछ बालक ऐसे होते हैं जो दूसरों के साथ घुलना मिलना थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। वो अलग रहने में, अलग थलग रहने में जो है ज्यादा उनको आनंद आता है, ज्यादा मजा आता है और वो दूसरों के साथ घुलना मिलना कम पसंद करते हैं, सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना कम पसंद करते हैं। तो ऐसी अवस्था में एक शिक्षक का यह दायित्व है कि वो ऐसे बालकों को धीरे धीरे सामूहिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करे और एक दिन ऐसा आए कि वह बालक सारे बालकों के साथ मिलजुल करके सामूहिक गतिविधियों में सहभागिता करने लगे। तो समावेशी कक्षा में यह भी होना चाहिए। नेक्स्ट, मंद बुद्धि बालकों को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करके अधिक से अधिक सिखाया जाए, किंतु यह ध्यान रहे कि प्रतिभाशाली बालक की भी रुचि कक्षा में बनी रहे। देखिए यह भी एक प्रश्न है अपने आप में कि मंद बुद्धि बालक को किस माध्यम से बहुत अधिक सिखाया जा सकता है। तो दृश्य और श्रव्य, दृश्य श्रव्य जो है माध्यम का उपयोग करके मंद बुद्धि बालक को अधिक से अधिक चीजें सिखाई जा सकती हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए स्मार्ट बोर्ड पर आप कोई वीडियो दिखा रहे हैं मंद बुद्धि बालक को सिखाने के लिए। अब जो प्रतिभाशाली बालक है अगर वो उस चीज को पहले से जानता है, आप मान लीजिए कि दिखा रहे हैं कि तेज हवा चल रही है, धूल उड़ रही है, पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ हिल रहे हैं और आप बच्चे को पता है, अब मंद प्रतिभाशाली ने देखते जान लिया कि भैया ये तो आंधी का दृश्य है। मंद बुद्धि तो वही केवल देख रहा है कि हो क्या रहा है, फिर आप उसे बताएंगे कि इसे आंधी कहते हैं।
तो मंद बुद्धि तो सीखेगा, लेकिन प्रतिभाशाली पहले से ये जान रहा है कि इसे आंधी कहते हैं, तो उसका इंटरेस्ट क्लास में नहीं रहेगा। तो ऐसी अवस्था में अध्यापक को ये चाहिए कि वो प्रतिभाशाली को भी उसमें शामिल करे। अब कैसे शामिल करेगा? तो जैसे उसने वीडियो रोका और रोक करके उसने क्या किया कि उसने कहा कि बेटे बताओ ये किस चीज का दृश्य है, इसमें कौन सी घटना घट रही है, तो बच्चा तुरंत बता देगा कि इसमें आंधी आ रही है। अब जब प्रतिभाशाली ने उत्तर दे दिया आंधी आ रही है, तो उसका भी इंटरेस्ट कक्षा में बन गया, और जो मंद बुद्धि है उसने भी सीख लिया। तो इस तरह से दोनों बालक कक्षा में सीख रहे हैं और दोनों का जो है इंटरेस्ट कक्षा में बना है। तो दोस्तों इस तरह से ये रही हमारी समावेशी कक्षा, और समावेशी कक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। बस आपसे एक ही बात कहूंगा कि तीनों भाषा की कक्षाओं को बहुत आसान ढंग से हमने समझाया, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और समावेशी। इन तीनों की मूल बातों को ध्यान में रखें, एक क्वेश्चन पक्का यहां से आएगा ही आएगा। ठीक, तो अब मैं ये चाहता हूं कि मैं हटूं, उससे पहले आप लोगों को एक बार बोर्ड दिखा दिया जाए ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।